चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या उसका यूज है और कहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो आज का जो टॉपिक है वह ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ट्रांसफ़र करेगा एसी सर्किट, एक एसी सर्किट से 1 और 2 या मल्टीपल एसी सर्किट में जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र करने का एक डिवाइस है। चलिए, ये ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है फॉर एसी करंट के लिए। डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर जो है वर्क नहीं करेगा। इसका क्या कारण, वाई ट्रांसफार्मर वर्क फॉर एसी करंट, इसको हम लोग आगे जो है देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस यही जो है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे जो है ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो यदि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट को समझें तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी तो दो कॉइल को कंसीडर करते हैं। एक कॉइल में यदि हम करंट को प्रोवाइड कर दें तो दूसरे कॉइल में अपने आप जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फर्स्ट कॉइल में सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो दूसरे कॉइल में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा ही फिनोमिना होगा कि एक कॉइल में यदि करंट को प्रोवाइड किया जाएगा तो दूसरे आउटपुट में हमें ईएमएफ प्राप्त होगा। चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइन करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि इफ़िशियंसी ट्रांसफार्मर का बेहतर हो सके। डिजाइन करने का, जो ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं तो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, वो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। सॉफ्ट आयरन का अगर हिस्टेरेसिस लूप देखा जाएगा तो रिटेंटिविटी क्या होती है, सॉफ्ट आयरन की हाई होती है। मैग्नेटाइजेशन बेहतर होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं सॉफ्ट आयरन्स में पाए जाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर है जिसको हम कोर कहें, और ये किससे बना है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अब इस पे जो है कॉइल बनाते हैं, दो कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना पे काम करता है, तो इसलिए इसमें दो कॉइल होगा। एक जिस कॉइल के साथ सोर्स कनेक्ट हो, जिसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी ये हमारा इनपुट साइड हुआ, इनपुट, और जो रिजल्ट मिलेगा ये हमारा आउटपुट साइड हुआ, आउटपुट। तो जिस कॉइल से इनपुट कनेक्टेड होता है, जिससे करंट प्रोवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एंड जिससे आउटपुट हमें मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कॉइल जो है। मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम एनपी कहते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको एनएस कहते हैं। जो सेटअप होगा पोटेंशियल प्राइमरी कॉइल में उसको हम वीपी कहेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल में हमें पोटेंशियल प्राप्त होगा उसको हम वीएस कहेंगे। जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल में उसको आईपी कहेंगे, जो सेकेंडरी कॉइल में करंट होगा उसको हम आईएस से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए कि कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो फैराडेज लॉ को हम लोग यदि ध्यान दें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt के इक्वल होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ देखें ट्रांसफार्मर में भी क्या होगा कि जैसे ही इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा कॉइल को, यानी अब सोर्स कैसा अल्टरनेटिंग है, दैट मीन्स हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे ही करंट अब 0 से बढ़ना शुरू हुआ इंडक्टर में, तो इंडक्टर का कंसेप्ट क्या कहता है कि एकाएक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं हो जाता, टाइम लगता है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो है सेटअप होगा और उसको कम होने में भी टाइम लगता है, धीरे धीरे जो है रिड्यूस होगा। तो अरस्टोट का प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी कंडक्टिंग वायर को जब करंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो वह एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इस कॉइल में जैसे ही करंट से कनेक्ट किया गया, इसमें यदि कहते हैं आई करंट फ्लो करना शुरू किया, तो इस कॉइल में जो है करंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी। और चूंकि यह करंट वेरिंग है, चेंज होता हुआ टाइम के अकॉर्डिंग करंट का मान चेंज हो रहा है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो भी उसका भी मान बदलता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे और जो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो यदि करंट इसमें हम कहते हैं कि इस प्रकार से करंट है, तो राइट हैंड फिंगर को हम रखते हैं, राइट हैंड को ऐसे कर्ल किए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस कोर के थ्रू जो है दूसरे कॉइल की ओर आगे बढ़ेगा। चूंकि करंट वेरिंग करंट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन एराइज होता था कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी करंट के लिए कार्य कर सकता है, तो आंसर है नो। ट्रांसफार्मर काम किसके लिए कर रहा है, एसी करंट के लिए। डीसी करंट के लिए तभी काम करेगा जब इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो यदि करंट कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, डीसी करंट में करंट कांस्टेंट फ्लो करता है, उस सिचुएशन में एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो वही मैग्नेटिक फील्ड बरकरार रहेगा हमेशा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप नहीं होगा। यानी जो सिद्धांत था म्यूचुअल इंडक्टेंस का वह कहीं जो है सेटअप नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। अगर वहीं अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो टाइम वेरिंग होगा। इससे जो फ्लक्स मिला सेकेंडरी कॉइल में, जो फ्लक्स सेटअप होगा वह क्या होगा, E इजिकल टू सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत के अनुसार यदि प्राइमरी में करंट दे रहे हैं तो अपने आप यह मैग्नेटिक फील्ड जो है जाकर लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल से और इसमें जो है फ्लक्स प्राप्त होगा। और उस फ्लक्स में चूंकि ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था तो उस फ्लक्स में चेंज होने से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, वह कितने के इक्वल होगा, तो बाय यूजिंग द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यदि हम कहें कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ सेटअप हुआ है तो वह किसके इक्वल होगा, तो फ्लक्स सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स फाइव कहें सेकेंडरी कॉइल में, तो दिस इज इक्वल टू NS इंटू 5। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चूंकि NS था इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा NS इंटू 5 के इक्वल होगा। अब जो है सेकेंडरी कॉइल में जो EMF मिला, दिस EMF इज इक्वल टू माइनस NS इंटू d∅v/dt। और ठीक इसी प्रकार से यदि कहें कि प्राइमरी कॉइल को यदि देखा जाए तो जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके कारण फ्लक्स में चेंज प्राप्त होता है और उस फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। तो प्राइमरी कॉइल में जो सेटअप इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जिसको हम EP कहें तो EP इज इक्वल टू माइनस NP
d∅v/dt। इसको इक्वेशन सेकेंड कह देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम लोग पाएंगे ES/EP इज इक्वल टू NS/NP, क्योंकि d∅v/dt कट गया 1/2। इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, वी गेट, हम लोग पा रहे हैं ES/EP इजकल टू NS/NP। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर जो है, इसको इक्वेशन हम थर्ड कह देते हैं, कैसे जो अब इससे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स और EMF के बीच में जो है न्यूमेरिकल कोई वैल्यूज़ निकालना हो तो ES, EP, NS, NP में से 3 वैल्यूज़ दिया रहेगा और एक वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ट्रांसफार्मर क्या एनर्जी को जो है कंजर्व कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देन एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है, 2 तरीके के ट्रांसफार्मर को हम लोग जानेंगे। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहेंगे, किस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन कहेंगे, तो जिस ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी क्वाइल में यदि ग्रेटर हो प्राइमरी क्वाइल से, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जिसमें प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होगा सेकेंडरी से, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि ध्यान हो, कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का एक कोर है, तो जो क्वाइल है प्राइमरी क्वाइल और इस जो सेकेंडरी क्वाइल है, इनके नंबर की बात करें तो हमें रिजल्ट किस में, स्टेप अप में क्या करना है, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ा दे। यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि 220 वोल्ट हम या 240 वोल्ट उसको प्रोवाइड करें और ये वोल्टेज को बढ़ाकर 1000 कर दे या 11000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में काम कर रहा है। और ये कैसे बनेगा, तो उसके कंस्ट्रक्शन में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स का मान इंक्रीज करना होगा, क्योंकि फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि चेंज इन फ्लक्स जो है इंड्यूस्ड EMF के इक्वल होता है। तो फ्लक्स का मान इंक्रीज कैसे होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस केस में सेकेंडरी, चूंकि आउटपुट ज़्यादा चाहिए इसलिए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। जो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, तो प्राइमरी क्वाइल में अब नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा करना पड़ेगा सेकेंडरी क्वाइल के कंपैरिजन जो है, तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की तरह वर्क करेगा। अब पूछा जाता है कि क्यों, वाई डाउन करने की क्या आवश्यकता है, तो अगर कहीं पे बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है तो यह तो हर घर तो बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। कहीं एक जहाँ पे लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन सुटेबल होगा, वहाँ पे जो है बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। वहाँ से आप लोग देखते होंगे 11000 वोल्ट का करंट आता है। 11000 वोल्ट का करंट तो डोमेस्टिक यूज में नहीं किया जा सकता है। अब वो पावर हाउस के थ्रू, फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है 240 वोल्ट का जो है डोमेस्टिक यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11000 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 240 वोल्ट में, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। तो जो डोमेस्टिक यूजों में देखा जाता है वो सारे ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो होगा वो ग्रेटर होता है सेकेंडरी टर्न्स से जो है। अब एक कंसेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है कि 240 वोल्ट दे रहे हैं और मिल रहा है 11000 या 1000 वोल्ट, यानी वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर दे रहा है या वोल्टेज को डिक्रीज कर दे रहा है।
तो क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है? एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर 240 वोल्ट 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो किस प्रकार से एनर्जी कंजर्व जो है ट्रांसफार्मर करता है, तो उसके कंसेप्ट को देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात है तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन को वैलिड करता है। जो इनपुट पावर होता है ट्रांसफार्मर का वो इक्वल होगा आउटपुट पावर के। पावर हमेशा कंजर्व रहता है ट्रांसफार्मर में। इनपुट पावर कहने का मतलब जो है पावर निकालने का फार्मूला जो है P इजिकल टू आई इंटू वी के इक्वल होता है। डेट मीन्स जो है P इनपुट इजिकल टू आई पी इंटू वी पी। प्राइमरी का हो गया जो है इनपुट पावर एंड सेकेंडरी का आउटपुट पावर हो जाएगा आई एस इंटू वी एस। तो एक करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। तो यदि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसलिए जो है एनर्जी कंजर्व बना रहेगा। तो बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी we get IP VP is equal to IS into VS। देन यहाँ से हमें मिलेगा IP बाई IS इज इक्वल टू VS बाई VP। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो राइट इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड फोर्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, VS अपॉन में VP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP दिस इज इक्वल टू IP बाई IS। यह इक्वेशन जो है ट्रांसफार्मर का इक्वेशन कहलाता है और इससे जो है करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज की जो है जानकारी प्राप्त की जा सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाला जा सकता है। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है उसकी इफ़िशियंसी कैसा है। बेहतर इफ़िशियंसी वाले ट्रांसफार्मर का जो है कॉस्ट भी बेहतर होगा और उसका वर्क भी, परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। तो ट्रांसफार्मर का यदि कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो वो सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है। सॉफ्ट आयरन कोर पे जो है ये हमारा प्राइमरी सोर्स से कनेक्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल। एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, जिससे हम आउटपुट लेते हैं। तो इफ़िशियंसी, जब भी इफ़िशियंसी किसी डिवाइस का निकाला जाए, इफ़िशियंसी कहे या गेन कहें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम लोग गेन बोलते हैं, तो इफ़िशियंसी हमेशा देखा जाएगा कि आउटपुट और इनपुट हमने दिया क्या और रिजल्ट मिला क्या। यानी इफ़िशियंसी की बात करें तो जिसको हम एटा से डिनोट करते हैं, तो एटा इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। और ये जो इफ़िशियंसी होगा परसेंटेज में लिखा जाता है तो इनटू क्या होगा, 100 के इक्वल इनटू 100। दिस इज नोन एज इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब आउटपुट, जैसे हम कहें कि इफ़िशियंसी, वोल्टेज की इफ़िशियंसी देख रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो से हमें पता चलेगा कि वोल्टेज की इफ़िशियंसी कैसा है। यदि करंट का इफ़िशियंसी देखेंगे तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इनटू 100। जो भी ये इफ़िशियंसी आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब ट्रांसफार्मर किसी भी, अगर हम कहें कि कोई भी डिवाइस जो है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है कोई ऐसा डिवाइस दुनिया में नहीं है जो कि 100% एक्यूरेसी हो, जिसकी इफिशियंसी 100% हो, ऐसा नहीं। हम लोग माइक्रो लेवल पे, छोटे कणों लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे संभव नहीं है। कुछ न कुछ जो है उसमें जो है लॉसेज होंगे। तो अब ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या है।
किसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 95% है, कोई ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 98% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 98% इफिशियंसी रखने वाला ट्रांसफार्मर है वो बेहतर ट्रांसफार्मर है। तो कैसे जो है ये इफिशियंसी वेरी कर रहा है, इसका मतलब कुछ लॉसेज हैं। कहाँ पे एनर्जी का लॉस हो गया, तो मेनली यदि बात किया जाए ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसफ़र के दौरान कहाँ पे उसका एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो लॉस कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट लॉस जो होता है जिसको कहते हैं लीकेज ऑफ ट्रांसफार्मर का। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही है इस करंट के कारण, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोर के थ्रू इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में इंटर करना है। लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस कोर से बाहर निकल जाए, यदि कोर का डिजाइनिंग बेहतर ना हो, उसमें एयर गैपिंग हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है लीकेज कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कम इंटर करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स का मान चूंकि phi v होता है B × A। यदि B का मान कम हो जाए देन phi v क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ लॉस हो जाता है और इस प्रकार से एफिशिएंसी हमें 100% अचीव नहीं हो पाता है। तो इस लीकेज को दूर करने के लिए जब भी कोर का डिजाइन किया जाता है तो इसको ध्यान में डिजाइन करेंगे, तब जो है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इस लीकेज को मिनिमाइज किया जाता है। दूसरा लॉसेज क्या है, अब जो चूंकि ये कॉइल जो बनाया गया है वो वायर से बना होता है, काफ़ी लंबा वायर होता है, और हम लोग जानते हैं कि वायर जो होता है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, R प्रोपोर्शनल टू L के होता है। इसका मतलब कि कुछ रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, और जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अनुसार यदि करंट रेजिस्टेंस होकर जाएगा तो H = I² RT ए हीट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होना था उसका कुछ हिस्सा जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इफ़िशियंसी जो है हमारा 100% नहीं हो पाएगा ड्यू टू जो है रेजिस्टेंस के कारण जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो है लीकेज का कारण, तीसरा कारण क्या हो सकता है, ईडी करंट जो है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल से सॉफ्ट आयरन कोर से हमारा कॉइल बना हुआ है, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप होगा इस सॉफ्ट आयरन कोर वाले मटेरियल्स में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब इसमें जो है मैग्नेटाइजेशन होगा और विपरीत डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, और वह ईडी करंट चूंकि मेन करंट का अपोज करेगा, इसका मतलब ईडी करंट भी हीट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, और उस हीट के कारण जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा, और इस प्रकार से इफ़िशियंसी जो है डाउन हो जाएगा। और इस ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए जो कॉइल बनाया जाता है उस कॉइल को लेमिनेटेड करते हैं, जिससे कि इस ईडी करंट को क्या कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। फिर और क्या लॉसेज हो सकते हैं ईडी करंट के अलावा, जो हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर का और स्टील का हिस्टेरेसिस जो है डिफरेंट होता है। सॉफ्ट आयरन कोर्स में जो है मैग्नेटिक बिहेवियर बेहतर, रिटेंटिविटी हाई है, तो जैसे करंट होगा तो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होगा, इसमें
मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होने लगेगा और उसके अपोजिशन के कारण जो है हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस हिस्टेरिसिस को कम करने, उसकी एरिया को रिड्यूस करने के लिए, बचने के लिए, इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है कोर बनाने में, न कि स्टील का प्रयोग किया जाता है। हिस्टेरिसिस एरिया जो सॉफ्ट आयरन का जो है वो कम होगा और स्टील का जो है ज़्यादा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि और कहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो है लीकेज हो सकता है, तो हम्बलिंग का भी केस आता है। देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है आवाज़ करता है, जब ज़्यादा लोड होगा तो ट्रांसफार्मर जो है आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, वह साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इफ़िशियंसी हमें 100% नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है डिफ़िकल्टीज़ थी, इन सब में यदि कुछ बेहतर करने का प्रयास कर जो इफ़िशियंसी है 95% जो इफ़िशियंसी ट्रांसफार्मर रख रहा है, उसको जो है बढ़ाया जा सकता है 98%, 99% में। तो जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, 100 के करीब जितना हम पहुँचेंगे, उतना ही हमारा ट्रांसफार्मर बेहतर ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो आई होप कि आप ट्रांसफार्मर के जो कंसेप्ट को समझ पाए हैं, और यदि इस कंसेप्ट में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।